अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर आपको फाई के वर्ल्ड में वेलकम करता हूँ। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमारे लास्ट के कुछ लेक्चर्स में हमने सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को देखा कि थर्ड रेज किस तरह से हमें इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। और सेम एज देखिए कुछ लेक्चर्स में फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को देखा। लास्ट के लेक्चर में अगर आपको याद हो तो अल्फा पार्टिकल्स को बॉम्बार्ड किया तो हमने इलेक्ट्रॉन को भी डिस्कवर कर लिया था। अब स्टूडेंट्स, ये सब बताने का मकसद ये है कि हमें ये तो पता चल गया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटम के अंदर प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं, लेकिन हमें उनकी पोजीशन का नहीं पता। अगर मैं आपको बताऊं कि ये मेरे पास एक एटम है, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है, मैं आपसे कहूँ कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होंगे, प्रोटॉन कहाँ पर होंगे, न्यूट्रॉन, तो आपको नहीं पता। तो ये चीज़ बताने के लिए हमारे पास एक साइंटिस्ट है, रदरफोर्ड। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू में क्या किया, परफॉर्म करके दिया, बताया हमें कि भाई इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होने चाहिए, प्रोटॉन कहाँ पर होने चाहिए और न्यूट्रॉन्स कहाँ पर होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में ये रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट हम आज डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल सा है, मैट्रिक के लेवल पे भी इसको हम डिस्कस करते हैं और एफईसी के लेवल पे भी। आज चूँकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन डिस्कवर हो चुके हैं तो उनकी पोजीशन को भी थोड़ा सा बताना ज़रूरी होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे उसने किया क्या, उसने एक फ्लोरेसेंस स्क्रीन ली जिसके ऊपर उसने रेस को डिटेक्ट करना था। कौन सी रेस थी? अल्फा पार्टिकल्स की कुछ रेस थी, और उसके दरमियान उसमें उसने एक फॉयल रखा, एक पत्ता सा रखा, बिल्कुल बारीक सा पत्ता था, गोल्ड का पत्ता उसने रखा। काम उसने क्या करना था, उसने एक्चुअली यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स को उसके ऊपर बम्बार्ड करना था, उसके ऊपर हिट करवाना था, फिर उसने वो अल्फा पार्टिकल्स को डिटेक्ट करना था कि वो स्क्रीन पर कहाँ कहाँ शो हो रहे थे। अगर मैं देखूँ तो कुछ यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं, कुछ एक रे यहाँ पे भी स्ट्राइक कर रही है और एक यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है। अब कब रेज जो है बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगी, कब रेज जो है वो किसी एंगल से जाएंगी, और कब रेज जो है स्ट्रेट गई हैं, ठीक है, कुछ किस एंगल से बेंड हुई हैं, और कब एंगल जो है बिल्कुल डिफ्लेक्ट होकर वापस आएंगी। तो ये सब चीज़ें, और रिफ्लेक्ट होकर वापस आएंगी तो उसका क्या मतलब होगा, जब स्ट्रेट जाएंगी तो उसका क्या मतलब होगा, और अगर थोड़ी कुछ एंगल से बेंड होंगी तो फिर उसका क्या मतलब होगा। ये सब रदरफोर्ड ने हमें इस एक्सपेरिमेंट में बताया। उसने जो बातें मैंने आपको बताई वो सब चीज़ें यहाँ पे डिस्कस हुई हैं स्टूडेंट्स। अब मैं बताता हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, उसने अल्फा पार्टिकल को जब हिट किया, अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पे ये मेरे पूरा की पूरा गोल्ड का आइटम है, ठीक है, ये पूरी गोल्ड फॉयल है, ठीक है। उसके अंदर इस तरह से एटम्स होंगे, जाहिर सी बात है, एक के बाद एक गोल्ड का आइटम होगा, ठीक है। जब अल्फा पार्टिकल उसने हिट की तो कुछ, अगर देखो तो ये स्ट्रेट पास हो रही है, ये भी स्ट्रेट पास हो रही है, ये भी स्ट्रेट पास हो रही है, ये भी स्ट्रेट, ये भी स्ट्रेट, ये भी स्ट्रेट। मोस्टली रेज मेरे पास स्ट्रेट पास हो रही हैं। कुछ रेज जो हैं वो स्ट्राइक होने के बाद किसी थोड़ी से एंगल के साथ क्या कर रही हैं, बेंड कर रही हैं, बहुत कम है। और बहुत ही कम रेज ऐसी थी जो कि बिल्कुल टकराने के बाद वापस आ रही थी। और अगर थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, ये वापस टकराने वाली रेस पता है किस तरह से थी। अगर यहाँ पे मैं एक टिश्यू पेपर रख लूँ ना, टिश्यू पेपर, और यहाँ से एक बुलेट इसके ऊपर फायर करूँ, और उसकी प्रोबेबिलिटी ये हो कि इसके साथ टकराने के बाद बुलेट वापस आएगी, कितनी प्रोबेबिलिटी है? अबाउट ज़ीरो है। तकरीबन ज़ीरो की प्रोबेबिलिटी है कि टिश्यू के साथ मेरी बुलेट जो है वो उसके पास स्ट्राइक करने के बाद वापस आ जाए। तो ये वापस जो आने वाली रेस थी तकरीबन ना होने के बराबर थी। ज़्यादा रेज जो थी बिल्कुल स्ट्रेटवर्ड पास हो रही थी, और कुछ रेज जो थी वो किसी एंगल के साथ बैंड हो रही थी। अब ये चीज़ उसने सिर्फ अपने एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्व की। अब सिर्फ ऑब्जर्व भी तो नहीं करना था, उसने इस चीज़ से कुछ डिटेक्ट करना था, उसने कुछ रिजल्ट्स निकालने थे। वो रिजल्ट्स यहाँ पर हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, वो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ स्टूडेंट्स। अच्छा, अब आपने फोकस करना है। उसने ये चीज़ तो ऑब्जर्व कर ली कि कुछ रेस पास हो रही हैं अल्फा पार्टिकल्स की, कुछ जो है स्ट्रेटवर्ड, कुछ किस एंगल से बेंड हो रही है। अच्छा, अब कुछ रिजल्ट्स उसको मिले, वहाँ से कुछ कंक्लूजन्स मिली, तो उसकी कंक्लूजन कौन कौन सी है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स। अगर पहला पॉइंट मैं आपको बताऊं, एन एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन कॉल्ड न्यूक्लियस। उसे तो एक चीज़ का पता चल गया कि एटम के अंदर एक सेंटर में क्या होता है, स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है, पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन होता है, और उसको उसने क्या नाम दिया, उसको उसने न्यूक्लियस का नाम दिया। पहली चीज़ को ये पता चली कि एटम में क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन होता है। एटम के अंदर एक हैवी पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन होता है, इसको उसने न्यूक्लियस का नाम दिया। पहले पॉइंट समझ आ गई। दूसरे पॉइंट तक जाते हैं। देयर इज अ नेगेटिवली चार्ज पोर्शन विच सराउंड द न्यूक्लियस कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन विद एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन आर प्लेनेटरी। बहुत इंपॉर्टेंट बात उसने की। उसने कहा कि एटम के सेंटर में क्या होता है, मेरे पास एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर होता है, इसको मैं क्या कहता हूँ, पोर्शन होता है, इसको मैं क्या कहता हूँ, उसको मैं न्यूक्लियस कहता हूँ। और साथ नेगेटिवली पोर्शन विच सराउंड्स द न्यूक्लियस, वही नेगेटिवली पोर्शन होता है जो कि क्या करता है, न्यूक्लियस को सराउंड करता है। डिपेंड करता है कितने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, कितने अंदर उसके अंदर प्रोटॉन है। दूसरी उसको ये चीज़ पता चल गई। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्दर जाते हैं।
द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस आर इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन प्लेनेटरी। अच्छा, एक चीज़ मुझसे यहाँ भूल गई, प्लेनेटरी मोशन को उसने नाम दिया। प्लेनेटरी मोशन कौन सा है? हमारा सन है, सन के इर्द गिर्द जितने भी हमारे अर्थ मास और जितने भी, ये हमारे पास सन हो गया, इसके इर्द गिर्द जितने भी हमारे पास प्लैनेट्स, इसको हम प्लेनेटरी मोशन कहते हैं। तो एक्चुअली रदरफोर्ड ने भी यहाँ पे यही बताया है कि अगर यहाँ पे न्यूक्लियस है तो इसके इर्द गिर्द जिस तरह से प्लेनेटरी मोशन होती है तो इसके इर्द गिर्द सारे मेरे पास क्या होंगे, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो रिवॉल्व कर रहे होंगे, इसको सराउंड, जो पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है उसको सराउंड किया होगा। ठीक है। अच्छा, द नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस आर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये बात हम पहले से जानते हैं कि जितने हमारे पास प्रोटॉन होते हैं उतने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्यों? एटम जो होता है हमारे पास इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस होंगे उतने हमारे पास नेगेटिव चार्जेस होंगी। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, ये उसने बड़ी खतरनाक बात की और इस बात ने उसको फंसा भी लिया था। किस तरह से फंसा लिया था? उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, रिवॉल्व तो करते हैं, लेकिन उससे फिर इसके बारे में ये जब नीचे कुछ डिफेक्ट्स पढ़ेंगे तो उसमें मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ। उससे इसके बारे में उससे एक सवाल पूछा गया जिसको उसके पास जवाब नहीं था। उसकी थ्योरी में थी ना, कुछ डिफेक्ट्स आ गए थे फिर हमारे पास। अच्छा, उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो, न्यूक्लियस जो होता है वो, जो पॉजिटिव चार्ज सेंटर होता है वो तो स्टक रहता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसको इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं। बात उसने ठीक की थी और बात है भी ऐसी, लेकिन उससे जब उसके बारे में एक सवाल किया कि तो उसका उसके पास जवाब नहीं था। मैं बताता हूँ कौन सा सवाल था। ठीक है, तो उसने एक और बात हमें ये बताई कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवोल्यूशन कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। द सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे जब रेडियस ऑफ एटम अगर हम फाइंड करेंगे उसमें हमारे पास ये बहुत काम आएगा। उसने कहा कि सेंट्रीपिटल फोर्स, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर यहाँ पे आप किसी रोप के साथ कोई स्टोन टाई करते हो ना और उसको ऐसे घुमाते हो तो वो तब तक घूमेगा, आप भी जानते हो, कि जब तक सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों आपस में इक्वल हो। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सीड कर गई ब्रेक हो जाएगा। जब तक ये इक्वल नहीं होगी तब तक ये जो सर्कुलर मोशन होगी वो पॉसिबल नहीं होगी। तो सेम एज देखिए, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही है, लेकिन एक को मैं सेंट्रीपिटल फोर्स के दूसरे मेरे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्जेस की वजह से जो फोर्सेस होती हैं, चार्जेस एट रेस्ट की वजह से जो फोर्सेस होती हैं उसको मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कहते हैं। तो एक हमारे पास उसकी वजह से दोनों का इक्वल होना जरूरी है, तभी तो इलेक्ट्रॉन, अब ये न्यूक्लियस सेंटर है, इन दोनों के दरमियान फोर्सेस का इक्वल होना ज़रूरी है। अगर इक्वल नहीं होंगे तो ये दोनों फोर्सेस जिन्होंने यहाँ पे डिस्कस की हुई हैं इक्वल नहीं होंगे तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के इर्द रिवोल्यूशन नहीं कर सकेगा। तो यहाँ पे बताया कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओनली अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम इज ऑक्युपाइड बाय द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ने बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम ऑक्युपाई किया हुआ है, यानी कि अगर ये मेरे पास पूरा की पूरा एक एटम है तो न्यूक्लियस ने बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम को पाई किया हुआ है। बाकी इसके सारे कितने होंगे, एटम्स के शेल्स होंगे। तो न्यूक्लियस का जो पोर्शन होगा वो हमारे पास क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा। ये कुछ कंक्लूजन थी जो कि उसने अपने एक्सपेरिमेंट से डिराइव की। अब कुछ मसले मसाइल भी उसने फेस किए। और कौन से मसले मसाइल थे? ऐसा होता है कि स्टूडेंट जब कोई साइंटिस्ट डिस्कवरी करता है या कोई एक्सपेरिमेंट पेश करता है तो उससे मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात किए जाते हैं। एनर्जी के बारे में सवाल किए जाते हैं कि मतलब एनर्जी कैसे कंजर्व रखोगे, इस तरह के मुख्तलिफ सवाल किए जाते हैं। अगर उनको वो आंसर नहीं कर पाता तो फिर उसकी थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया जाता है या फिर कुछ डिफेक्ट्स उसमें मान ली जाते हैं कि इसके आंसर नहीं थे इसके पास। तो स्टूडेंट्स रदरफोर्ड ने भी कुछ इस तरह की चीज़ें फेस की। फॉर एग्जाम्पल, अब कौन कौन से डिफेक्ट उसने फेस किए मैं बता दूँ आपको। Rutherford atomic model is based upon laws of motion and gravitation which are applicable to neutral bodies but not to a charged body like Electron. सबसे पहले चीज़ जो उसने फेस की, उसने प्लेनेटरी मोशन का जिक्र किया ऊपर यहाँ पे। इसने प्लेनेटरी मोशन का, न्यूक्लियर मोशन या फिर प्लेनेटरी मोशन, यानी कि हमारे पूरा सोलर सिस्टम जो है इसका जिक्र किया। इस तरह हमारा सोलर सिस्टम जो है, प्लैनेट जो है इर्द गिर्द रिवोल्यूशन कर रहे हैं सन के इर्द गिर्द, सेम जैसे यहाँ पे न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन कर रहे हैं। और उसने जो लॉज अप्लाई की वो लॉज उसने न्यूटन्स की यहाँ पे लॉज ऑफ मोशन उसने जो न्यूटन्स की अप्लाई की थी, ठीक है। लेकिन वो लॉज तो एक न्यूट्रल बॉडीज़ के लिए थी। यहाँ पे तो चार्ज बॉडीज़ हैं, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इन दोनों के दरमियान आप प्लेनेटरी मोशन को डिस्कस कर रहे हो। अगर वही लॉज आप ग्रेविटेशन के लॉज अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो वो तो न्यूट्रल बॉडीज़ के लिए। अर्थ भी एक न्यूट्रल बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट होगा साइड पर तो वो भी एक न्यूट्रल होगा। यहाँ पे आप कैसे वो लॉज अप्लाई कर रहे हो? रदरफोर्ड के पास पहले इस चीज़ का जवाब नहीं था। यानी कि न्यूट्रल बॉडीज़ के लिए जो लॉज बनी थी वो उसने यहाँ पे आके चार्ज बॉडीज़ के लिए अप्लाई कर दी थी, जो कि गलत था। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी, any charged particles moving in a circular path must radiate energy continuously and ultimately the electron must be spiral into the nucleus and the atom will collapse. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी पकड़ा गया। मैंने कहा था ना कि उसने कहा था इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, बात तो उसने बिल्कुल सही की थी लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। फिर मैक्सवेल थ्योरी के मुताबिक कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवोल्यूशन कर रहा है,
ठीक है, ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पे रिवोल्यूशन कर रहा है और कंटिन्यूसली अगर रिवोल्यूशन करे तो कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी को एमिट कर रहा है, मस्ट रेडिएट एनर्जी कंटिन्यूसली एंड अल्टीमेटली द इलेक्ट्रॉन मस्ट, तो होना तो ये चाहिए कि इलेक्ट्रॉन अगर इसके इर्द गिर्द रिवोल्यूशन कर रहा है तो उसको कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट करने की वजह से ऐसे स्पायरल मोशन होनी चाहिए और आखिर में इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहिए, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन नहीं गिरता, इलेक्ट्रॉन तो अपनी ही सर्कुलर पाथ में क्या करता है, सॉरी मैंने इलेक्ट्रॉन मान दिया, सर्कुलर पाथ में ही क्या करता है वो अपने इस ऑर्बिट के अंदर सर्कुलर पाथ के अंदर वो रिवोल्यूशन कर रहा होता है। उससे पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं गिरता इस न्यूक्लियस के अंदर, रदरफोर्ड के पास जवाब नहीं था, इस चीज़ को वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। एक स्टेप फर्दर जाते हैं, यहाँ तक उसमें समझ आ गई। इफ इलेक्ट्रॉन इमिट्स एनर्जी कंटिन्यूसली इट शुड फॉर्म कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बट एक्चुअली लार्ज स्पेक्ट्रम। और दूसरा इसके ऊपर एक बड़ी ख़राब सी ऑब्जेक्शन उठाई गई, स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, ये कुछ आने वाली वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में इसका टॉपिक आ रहा है, लेकिन फ़िलहाल जो लाइट से हमारे पास स्पेक्ट्रम मिलते हैं ये चीज़ आप जहन में रखो। तो उसने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो इर्द गिर्द रिवोल्यूशन कर रहा है और कंटिन्यूसली एक एनर्जी इमिट कर रहा है तो इस एनर्जी का स्पेक्ट्रम तो मेरे पास कंटिन्यूस होना चाहिए। वो क्या था, वो लाइन स्पेक्ट्रम था, उसके अंदर सेपरेशन थी प्रॉपर लाइंस की, इस तरह का स्पेक्ट्रम था, कंटिन्यूस नहीं था, उसके कलर्स आपस में सबमर्ज नहीं थे। उससे जब पूछा गया कि क्यों इलेक्ट्रॉन को जो हमारे पास ये जहाँ से जो एनर्जी इमिट होती है उसका वो हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम क्यों देती है, वो तो कंटिन्यूसली रिवोल्यूशन कर रही है और कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी इमिट कर रही है। रदरफोर्ड के पास इस चीज़ का भी जवाब नहीं था। तो स्टूडेंट्स ये कुछ डिफेक्ट्स थे रदरफोर्ड्स के और ये कुछ चीज़ें थी जिनको वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। बहरहाल इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताई, ना सिर्फ उसमें कुछ डिफेक्ट्स थे, अब डिफेक्ट्स को नहीं देखना, उसने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई, न्यूक्लियस के सेंटर के बारे में बताया, न्यूक्लियस के बारे में बताया, इलेक्ट्रॉन की रिवोल्यूशन के बारे में बताया, तो उसने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई। बहरहाल कुछ डिफेक्ट्स उनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो इससे आगे मज़ीद और साइंटिस्ट, बोर की थ्योरी आई, वो भी इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे। तो साइंटिस्ट आते गए, अपनी अपनी जो डिफेक्ट्स थे वो प्रीवियस थ्योरीज़ में से निकालते गए और अपनी कुछ थ्योरीज़ और जो उनमें एक्सप्लेनेशन थी वो पेश करते गए। तो स्टूडेंट्स आने वाली वीडियो में तमाम इंशाल्लाह जितनी भी एटम्स के बारे में मालूमात होगी उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। हमेशा की तरह स्टूडेंट्स आपसे एक ही रिक्वेस्ट होती है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए करें और वीडियो को लाइक कर दीजिए करें, ताकि हमारी थोड़ी बहुत हौसला अफजाई हो सके और हमें पता चले कि हम यहाँ पे वैसे नहीं लगे हुए, स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ गेन कर रहे हैं। आपसे ज़्यादा चाहूँगा स्टूडेंट्स, आने वाली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।